डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीके जीएस क्लास में मैं डॉक्टर शगुफ्ता आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने आज जिस टॉपिक को आपके लिए चूज़ किया है इसके बारे में मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बता दिया था कि मराठा उत्कर्ष का पहला भाग मैं कल दी थी और मराठा उत्कर्ष का दूसरा भाग मैं आज दूंगी। मेरा कल का वीडियो पूरा का पूरा शिवाजी से संबंधित था, जो कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, और आज का वीडियो उनके उत्तराधिकारियों अंगल मराठा जो संधियां हुई उन पर, और साथ ही कुछ शिवाजी के द्वारा किए गए प्रशासनिक कार्यों पर निर्भर है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक पर आपको लेकर जाऊं, बारी है कल के प्रश्न की। कल वीडियो के अंत में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था। मेरा प्रश्न था, बिहार के किस जिले में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाया गया है और कितनी भूमि पर, जिसका कुछ बच्चों ने सही उत्तर भी दिया। और बिल्कुल आपका उत्तर सही है कि बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क गया के डोभी में बनाया गया है और इसमें कुल भूमि 1600 एकड़ प्रयोग की जाएगी। 1600 एकड़ भूमि पर बनने वाला ये इंडस्ट्रियल पार्क और इसके चारों ओर 3000 एकड़ भूमि को ग्रीन जोन के तहत रखा जाएगा। ये तो बात हो गई कल के पूछे गए प्रश्न की। अब बारी है आज के टॉपिक की, और आज का प्रश्न आज के वीडियो के अंत में होगा। तो हमारा आज का टॉपिक है, जो आपको पहले से पता है, मराठाओं के शिवाजी के उत्तराधिकारियों से संबंधित। शिवाजी के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र संभाजी मराठा साम्राज्य के गद्दी पर बैठते हैं। संभाजी के एक मित्र थे, उज्जैन के हिंदी और संस्कृत के विद्वान थे। वो संभाजी उन्हें अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं। वो संभाजी के मित्र कवि कलश उनका नाम था, जो उज्जैन के हिंदी और संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे। मार्च 1689 में औरंगजेब के एक सेनापति जिनका नाम था मुर्खब खां द्वारा संभाजी और कवि कलश के साथ एक लुका छुपी का युद्ध होता है और एक गुप्त स्थान पर छुपे हुए संभाजी और उनके मित्र कवि कलश की हत्या कर दी जाती है। इस तरह शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी की हत्या हो जाती है 1689 में। अब संभाजी की हत्या के बाद जो मराठा राजगद्दी है इस पर बैठते हैं 1689 में ही राजा राम। ये मराठा के नए छत्रपति होते हैं। राजा राम 1689 में ये गद्दी पर बैठते हैं और 1700 ईस्वी में राजा राम का संघर्ष मुगलों से होता है। 1700 ईस्वी में राजा राम का संघर्ष मुगलों से होता है और मुगलों से संघर्ष करते हुए मराठा शासक राजा राम की मृत्यु हो जाती है। राजा राम की मृत्यु के बाद राजा राम की विधवा ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र, राजा राम की जो विधवा थी जिसका नाम ताराबाई था, उसका 4 वर्ष का पुत्र था जिसका नाम था शिवाजी द्वितीय। शिवाजी महाराज के नाम पर ही उनका नाम शिवाजी द्वितीय था। ताराबाई अपने पति राजा राम की मृत्यु के बाद इस 4 वर्षीय पुत्र को राजाभिषेक करके गद्दी पर बैठालती हैं और उनकी संरक्षिका के रूप में मराठा साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेती है। तो आप वहाँ से देखते आइए, शिवाजी के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र संभाजी, संभाजी के बाद राजा राम और राजा राम के बाद अब शिवाजी द्वितीय के संरक्षिका के तौर पर ताराबाई। तो ये एक क्रम चल रहा है मराठा साम्राज्य में। इसके बाद यहाँ तक शिवाजी से लेकर शिवाजी द्वितीय तक मुगल शासक औरंगजेब हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र जो थे शाहू जी, जो कि औरंगजेब के कब्जे में थे, कैद में थे,
वो वहाँ से निकलते हैं 1707 में, जब औरंगज़ेब की मृत्यु होती है। और औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जो संभाजी के पुत्र थे शाहू जी महाराज, वो मुगलों के कैद से छूटते हैं और पहुंचते हैं भोपाल। भोपाल पहुंचते हैं। भोपाल में वो मुगलों से अपने आप को पूर्णतः स्वतंत्र कर लेते हैं और वहाँ से फिर वो आते हैं महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक कराते हैं। लेकिन ये बात ताराबाई को पसंद नहीं आती है, क्योंकि ताराबाई ने पहले ही अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था, मराठा साम्राज्य का शासक बना दिया था। तो शाहू जी महाराज और ताराबाई के बीच 1707 में ही, जिस वर्ष औरंगजेब की मृत्यु हुई, एक युद्ध होता है जिसे खेड़ा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? खेड़ा का युद्ध। इस युद्ध में ताराबाई हार जाती हैं और शाहू जी जीत जाते हैं। इस युद्ध के बाद 22 जनवरी 1708 ईस्वी को शाहू जी महाराज पहुंचते हैं सतारा, महाराष्ट्र में सतारा, और विधिवत रूप से खुद को मराठा शासक घोषित करते हैं और अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। शाहू जी महाराज के बाद, या कहें शाहू जी महाराज के समय में ही 1711 में पेशवा बनते हैं बालाजी विश्वनाथ। पेशवा कौन बनते हैं? बालाजी विश्वनाथ। शाहू जी महाराज की मृत्यु हो जाती है 1720 ईस्वी में, और पेशवा बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के शासक बनते हैं। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा अगर कोई था तो वो था बाजीराव प्रथम। आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी बाजीराव मस्तानी। वही बाजीराव थे जिसने 29 मार्च 1773 में दिल्ली पर धावा बोला। उस समय दिल्ली का शासक, जो परवर्ती मुगल कहलाते हैं, बाद के मुगल शासक थे मोहम्मद शाह, वो बाजीराव प्रथम के सामने घुटने टेक देता है और दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। परंतु 1740 ईस्वी में ही बाजीराव की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद पेशवा बनते हैं बालाजी बाजीराव 1740 में। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव पेशवा बनते हैं। बालाजी बाजीराव, जिनका निज़ामों से भी युद्ध होता है, बालाजी बाजीराव को हम लोग नाना साहेब के नाम से भी जानते हैं। अंतिम पेशवा राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, यानी कि मराठाओं के अंतिम पेशवा जो थे वो कौन थे? राघोबा थे। और राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेज़ों की सहायता से पेशवा बना था। परंतु मराठों का पतन जो है बेसिकली इसी पीरियड में होता है जब बाजीराव द्वितीय अंग्रेज़ों के समर्थन से पेशवा बनते हैं। तो वो अंग्रेज़ों के साथ एक संधि करते हैं जिसे सहायक संधि कहते हैं, और सहायक संधि के कारण ही मराठों का पतन हो जाता है। और यहाँ अगर आपसे प्रश्न आता है कि अंतिम पेशवा कौन थे, तो बाजीराव द्वितीय। नाना साहेब को बालाजी बाजीराव के नाम से जानते हैं, और नाना साहेब के पिता थे बाजीराव प्रथम, जो दिल्ली पर आक्रमण करने में सफलता प्राप्त की थी, जिन्होंने 1773 में। इस तरह मराठों का राज समाप्त हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि करने के बाद। अब यहाँ कुछ प्रश्न हो सकता है कि मराठाओं के प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था से हो सकता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जो भी धन लूटते थे उसका 1/4 भाग, जिसे बाबती कहा जाता था, 6% भाग वो सचिव को दे देते थे, जिसे सहोत्रा कहा जाता था। यानी लूट का 1/4 भाग खुद रखते थे, जिसे बाबती कहते थे, और उसका 6% अपने सचिव को दे देते थे, जिसे सहोत्रा कहा जाता था। 3% छत्रपति शिवाजी महाराज के विवेक पर विभिन्न सरदारों के मध्य बांट दिया जाता था,
जिसे नंदगोंदा कहा जाता था। यहाँ ये सब प्रश्न उठ सकता है कि नंदगोंदा क्या था। तो लूट का 3% वह भाग जो छत्रपति अपने सरदारों के बीच में बांटते थे, 6% अपने सचिव को दे देते थे जिन्हें वो सहोत्रा का हाथ कहते थे, और 1/4 भाग जो शिवाजी खुद रखते थे उसको बाबती कहते थे। तो ये तो हो गए। अब जो बचा हुआ 66% लूट का माल होता था वो मराठा घुड़सवार सैनिकों को दे दिया जाता था जो अस्थायी सैनिक होती थी। यानी लूट के माल को बराबर बराबर डिवाइड कर दिया जाता था जिसका जितना अधिकार होगा। शिवाजी की कर व्यवस्था जो थी, जो टैक्सेशन था, जो मैंने कल ही बताया था, चौथ और सरदेशमुखी, ये मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। मलिक अंबर एक शासक था, उसी की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर एक छड़ी का प्रयोग प्रारंभ किया, मानक छड़ी जिसे कहा जाता था। शिवाजी के समय कुल उपज का, यानी कि जितना भी खेती में उपज होता था उसका 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था। बाद के उत्तराधिकारियों के पीरियड में ये 33% हमें बढ़कर 40% तक दिखाई देता है, यानी उपज का 40% तक कर के रूप में लिया जाता था। 33% की शुरुआत शिवाजी ने खुद की थी। अब एक नज़र हम लोग डालते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच हुए संधि पर, जिसे अंगल मराठा संधि कहते हैं। सबसे पहले अगर संधि की बात की जाए तो आप देखिए कि पहली संधि है सूरत की संधि, 1775 में हुई। किसके किसके बीच? रघुनाथ राव तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। सूरत की संधि 1775, रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी। मैंने पहले ही कहा कि रघुनाथ राव के बाद ही भारत में मराठों का अंग्रेजों के साथ संबंध शुरू होता है। दूसरी पुरंदर की संधि 1776 में, ये भी पेशवा माधव राव नारायण और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। 75 में सूरत की संधि भी रघुनाथ राव, पुरंदर की संधि माधव राव, बड़गांव की संधि जो 1779 में हुई पेशवा माधव राव नारायण तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। सारी संधियां ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पेशवाओं के देखने मिलती है। सालबाई की संधि 1782 में हुई, बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति बाजीराव द्वितीय ही था। बेसिन की संधि 1802 में पेशवा माधव राव नारायण और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। देवगांव की संधि 1803 में भोसले तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में सिंधिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। राजपुर घाट की संधि नागपुर के अप्पा साहेब और ईस्ट इंडिया के बीच 1804 में ही होती है। ग्वालियर की संधि 1817 में सिंधिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। पूना की संधि 1817 में पेशवा तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और अंतिम है मंदसौर की संधि 1818 में होलकर तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो ये प्रमुख संधियां हैं जो अंगल और मराठों के बीच हुई, यानी एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ अलग अलग पेशवा। तो ये आपको संधि याद रखनी है, वर्ष याद रखना है और किसके किसके बीच हुआ। ये तो था आज का टॉपिक, जो मराठाओं के उत्कर्ष का ये दूसरा भाग था। मैंने उत्कर्ष से लेकर पतन तक आपको बता दिया। अब बारी है आज के प्रश्न की। हमारा आज का प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न है। हमारा आज का प्रश्न है जवाहर फिल जवाहर। जवाहर फिल जवाहर किस लेखक की पुस्तक है और किस पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, यानी इस पुस्तक की विषय वस्तु क्या है। जवाहर फिल जवाहर किसकी पुस्तक है और इसके लेखक आपको बताना है कौन है, तथा इस पुस्तक की विषय वस्तु क्या है। इसका उत्तर आपको कमेंट के द्वारा देना है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इसका लाभ उठा सकें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही।